नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। आज हम जनहित में बात करेंगे कोरोना को लेकर। जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो सरकारों के लिए भी एक चिंता का विषय बन गए हैं। जनता को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। फिलहाल सवाल ये है कि संक्रमण बढ़ने का संकेत कहीं तीसरी लहर की आशंका तो नहीं है। और ऐसे में सवाल ये भी है कि हम कोरोना कहर से बचने के लिए कितना सतर्क हैं। दरअसल 7 महीने 24 दिन बाद कोरोना के नए केस 11,000 के पार हो गए हैं और बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 11,109 मामले सामने आए हैं, जबकि 29 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। और इससे पहले पिछले साल 20 अगस्त को 11,539 केस मिले थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में फिलहाल एक्टिव केस बढ़कर 49,622 हो गए हैं। इससे पहले की अगर बात की जाए पिछले साल की, तो 5 सितंबर को 49,000 से ज़्यादा एक्टिव केस थे। डेली पॉजिटिविटी रेट 4.42% और वीकली रेट 4.02% पहुंच गया है, यानी कि ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और इसके अलावा रिकवरी रेट की अगर बात करें तो 98.70% है और वहीं मृत्यु दर 1.19% दर्ज की गई है। दिल्ली में गुरुवार को 1,527 नए केस सामने आए। 3 व्यक्तियों की कोरोना से मौत हो गई। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो 1,086 केस सामने आए हैं। हरियाणा की भी अगर बात करें तो 855 नए केस सामने आए। उत्तर प्रदेश में 549 केस मिले हैं और 245 लोग ठीक हुए हैं। फिलहाल राज्य में 2,094 एक्टिव केस पाए गए। यहाँ पॉजिटिविटी रेट 0.97% है। हालांकि कहा जा रहा है कि भारत में कोरोना अब अंतिम दौर में है और अगले 10 से 12 दिनों तक केस और बढ़ेंगे और इसके बाद कम होने लगेंगे। वर्तमान में भले ही मामले बढ़ रहे हों, लेकिन अस्पताल में एडमिट मरीजों की संख्या कम है और अभी कोविड मामलों में जो वृद्धि हो रही है वो XBB यानी कि 1.16 के कारण हो रही है, जो ओमिक्रॉन का भी सब वेरिएंट माना जा रहा है। तो कोरोना के जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, इसी को लेकर आज जनहित में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अवेयरनेस जो है वो बेहद ज़रूरी होती है। कहते हैं सतर्क रहो, सुरक्षित रहो, और ये कहा भी गया है। इसीलिए सतर्कता कितनी ज़रूरी हो जाती है जिस तरीके से कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है इसको लेकर। और इसी को लेकर दर्शकों की राय भी बेहद अहम हो जाती है। दर्शक टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर कॉल करके अपनी राय साझा कर सकते हैं और उनके जहन में अगर कोई सवाल आता है कोरोना से रिलेटेड तो वो पूछ भी सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर का पैनल मौजूद है। डॉक्टर MC मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, पूर्व निदेशक हैं एम्स के। स्वागत है आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर MC मिश्रा जी, कोरोना की तीसरी लहर की आहट तेज होती नजर आ रही है, तो क्या ऐसी कुछ स्थिति होगी आगे? देखिए, आपने ये चर्चा रखी है, बहुत सामयिक है, क्योंकि पिछले 10 दिन से ये समाचार आ रहा है कि भारत में कोविड संक्रमण बढ़ गया है और बढ़ रहा है प्रतिदिन। इसके साथ साथ एक दूसरा फ्लू का जो वायरस है H3N2 वो भी चल रहा है जी। और जो इसमें पॉजिटिविटी जिसे कहते हैं, यानी कितने लोगों का टेस्ट हुआ और कितने लोगों को पॉजिटिव आया कोविड, वो भी जैसे आपने बताया 4% भी है, 6 भी है, 10 भी है जी। तो इसका जो अर्थ होता है वो ये होता है कि कितने लोगों का टेस्ट हुआ और कितने लोगों को जिनको लक्षण था कोविड पॉजिटिव आया। अब दूसरी बात हमें ये भी समझनी पड़ेगी कि कोविड जो संक्रमण है वायरस का,
जैसे फ्लू के और दूसरे वायरस होते हैं, दूसरे रेस्पिरेटरी वायरस होते हैं, सिंसिशियल वायरसेस होते हैं, ये हमारे वातावरण में हमेशा मौजूद रहते हैं, रहे हैं और रहेंगे। कोविड का भी वायरस ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए चला जाएगा। इस तरीके के जो सर्ज है और बढ़ोतरी के है, ये हमें बीच बीच में देखने में मिलेगी। अब इस वक्त क्यों ये ऐसा हुआ है, उसके 2-3 बड़े कारण होते हैं। बिल्कुल, वजह भी जरूरी है जी। क्योंकि ओमिक्रॉन का जो XBB.1.16 जो वेरिएंट है, और इसको अगर देखें तो कोविड के सभी वेरिएंट, चाहे वो अल्फा था, बीटा था, गामा था, डेल्टा था, सभी वेरिएंट बहुत संक्रामक थे, मीजल्स की तरह, खसरे की तरह, और सभी तेजी से फैलते थे। H3N2 का जो संक्रमण है वो भी तेजी से फैलता है। दूसरे फ्लू के जो वायरस हैं वो भी तेजी से फैलते हैं, क्योंकि ये वायरस तेजी से, जो पिछले 6 महीनों में देखने में आया है कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग में इसमें बड़े बदलाव देखने में आए हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट में। वेरिएंट बहुत सारे हो गए, 600 करीब सब वेरिएंट मिले हैं। तो संक्रामकता तो अवश्य अधिक है, लेकिन अभी भी जो नजर रखी जा रही है, क्लोज वॉच जो हो रहा है, वो इस पे हो रहा है कि हमारे अस्पतालों में क्या रोगी आ रहे हैं जी, कितने संख्या में आ रहे हैं, क्या उनको भर्ती की आवश्यकता है अथवा नहीं। तो अभी तक का जो आंकड़ा है अस्पतालों में भर्ती होने का, वो बहुत कम है जी। आंकड़े तो कम है, लेकिन डॉक्टर MC मिश्रा जी, डर बहुत देखने को मिल रहा है। जैसे कि लोग आशंका भी जताने लगे हैं कि क्या तीसरी लहर के आने की आशंका जताई जा रही है। बचाव के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, वो भी बताइएगा, कैसे हम अवेयर रहें। थोड़ा सा डर अच्छी बात है, क्योंकि यदि लोग डरेंगे नहीं तो बचाव नहीं करेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ डरना एक अच्छी बात है, क्योंकि अपने को अगर संक्रमण से डरेंगे नहीं तो बचाएंगे नहीं। क्योंकि ये मान के हम सब चल रहे थे कि अब कोविड चला गया है और कभी आएगा नहीं। बिल्कुल। अभी आप देखिए, मैं भी भारत में यात्रा कर रहा हूँ, हवाई यात्रा भी कर रहा हूँ, और जगहों पे भी हम जा रहे हैं, पार्टीज में भी जा रहे हैं, और दूसरे समारोहों में भी जा रहे हैं। तो लोगों ने मास्क को लगभग तिलांजलि दे रखी है इस समय, और पिछले 3 वर्षों से मास्क का प्रयोग करते करते, इस्तेमाल करते करते लोग थक भी चुके हैं। लोग अपना जो रोज दिनचर्या है उसमें कोई खलल नहीं डालना चाहते, बाधा नहीं डालना चाहते हैं। तो वो ये फिर इसका कारण कहते हैं कि साहब हम अब क्या क्या चीज बंद कर दें। तो लोगों से मैं यही कहूंगा कि अगर बचाव करेंगे, चाहे मेट्रो में चलें, बस में चलें, और अपने कार्यस्थल पर भी जाएं, तो यदि वो मास्क का प्रयोग कर लेंगे तो संक्रमण से बच जाएंगे। और यदि संक्रमण होगा भी तो कम तीव्रता का होगा, कम गंभीरता का होगा। और खास तौर से ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र ज्यादा है, वरिष्ठ नागरिक हमारे, गर्भवती महिलाएं, फिर हमारे बहुत छोटे बच्चे, उसके अलावा जिन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता किसी वजह से कम है, चाहे उनका अंग प्रत्यारोपण हुआ है या वो स्टेरॉइड थेरेपी पे है, किसी वजह से उनको दमे का रोग है, या फिर उनको कैंसर का लोगों को उपचार चल रहा है जिसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी दी जाती है, उसमें भी हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की वो कम हो जाती है। और तो इस प्रकार के जो नागरिक हैं उनको अपने ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बिल्कुल है। MC मिश्रा जी, आपके पास वापस लौटते हैं। एक दर्शक जुड़ी हुई हैं दिल्ली से। श्रुतिपाल जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकती हैं। श्रुति जी, चलिए संपर्क टूट गया है। आपके पास वापस लौटेंगे डॉक्टर MC मिश्रा जी। अगर देखा जाए तो जैसा कि अगर कोई ऑपरेशन हो चुका है
तो क्या उससे भी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है? उसको हाँ, स्ट्रॉन्ग ये करने के लिए क्या कुछ थोड़ा किया जाना चाहिए? हाँ, थोड़ा सा टेम्परेरी हम्म। टेम्परेरी तौर पे जब भी हमारे कोई ऑपरेशन भी होता है तो हमारे प्रतिरोधक क्षमता पे थोड़ा असर, उसका विपरीत असर होता है। हम्म। लेकिन जैसे ही हमारा खान पीन ठीक हो जाता है तो वो फिर से वापस आ जाता है, बहुत शीघ्र वापस भी आ जाता है। हम्म। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि सर्जरी जब भी होती है, कोई भी शल्य चिकित्सा होती है, तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी सी हम्म। घट जाती है और हम वल्नरेबल हो जाते हैं किसी भी संक्रमण के लिए, हम्म। खास तौर से इस तरह के जो वायरल संक्रमण है। इसीलिए ऑपरेशन के बाद मिलना जुलना कम करना चाहिए। हम्म। और यदि घर में आपके एक से ज्यादा व्यक्ति हैं और किसी को भी संक्रमण लेके आए हैं बाहर से, तो वो स्वयं अपने को एक कमरे में कर लें, अगर इसकी व्यवस्था हो सकती है घर में, हम्म। और मास्क लगा लें हम्म। स्वयं, जिससे और लोगों को संक्रमण न फैले। और यदि फैलता भी है तो, अब जैसे मैं उदाहरण दूं, अभी एक हमारे मित्र थे, मैं उनके यहाँ पिछले हम्म। शुक्रवार को गया था, 7 तारीख को, और उस समय दोनों स्वस्थ थे। जी। और फिर परसों उनका समाचार आया कि उनकी पत्नी को तेज बुखार हो गया। और बिल्कुल ऐसे मामले बहुत लगातार सामने आ भी रहे हैं। सर, आपके पास वापस लौटेंगे, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दिल्ली से, श्रुति पाल जी, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्रुति पाल जी, स्वागत है, अपनी राय साझा कर सकती हैं। श्रुति, आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो जी, सुन पा रहे हैं, अपनी राय साझा कर सकती हैं, आपका स्वागत है। हाँ, मेरा बेटा है जो कि 10 साल का है, वो स्कूल जाता है। और हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको। हेलो सुन पा रहे हैं श्रुति हेलो जी, अपनी अपनी बात को पूरा कर लें आप। हाँ, मेरा बेटा है 10 साल का जो स्कूल जाता है और वैक्सीन नहीं लगी हुई उसको, तो क्या सेफ है बच्चों के लिए अभी? बिल्कुल, शुक्रिया। ये सवाल भी है एक दर्शक का, एमसी मिश्रा जी आपके पास आएंगे। ये सवाल है दर्शक का कि हमारा 10 साल का बेटा है, वो स्कूल जाता है, तो क्या वो सेफ है या नहीं है? श्रुति जी, देखिए, अभी ऐसा सुनने में नहीं आया, देखने में नहीं आया है कि बच्चों पे कोविड का कोई बहुत गंभीर और विपरीत प्रभाव पड़ा है पिछले 3 वर्षों में। जो औसतन अगर हमने देखा पिछले 3 वर्षों में कि जितने कोविड संक्रमण के रोगी होते थे, उनमें से बच्चों में 10% ही संक्रमण के केसेस आते थे, और उसमें भी जो मृत्यु दर थी बच्चों में बहुत न्यूनतम थी। बच्चों को कोविड से उतना नुकसान नहीं हुआ जितना वरिष्ठ नागरिकों को हुआ, या ऐसे लोग जिनकी प्रतिरोधक क्षमता, जो मैंने पीछे बताया अभी किस किस वजह से कम हो जाती है, उन लोगों को ज्यादा नुकसान हुआ। तो ये थोड़ा सा उसको रिस्क तो रहेगा संक्रमण होने का जब स्कूल जाएगा वो, लेकिन ठीक भी हो जाएगा। जैसे मैं अभी बता रहा था कि एक हमारे मित्र की पत्नी को हुआ, तेज बुखार हुआ, और 2 दिन में वो ठीक हो गई। उसके बाद उनके पति को ने भी अपना टेस्ट कराया, उनका भी पॉजिटिव आया, लेकिन उनको कोई लक्षण नहीं थे। तो जरा सा गले में कुछ खराश थी, कोई बुखार नहीं था, रनिंग नोज नहीं थी, और कोई समस्या भी नहीं थी। तो ये वाला जो वेरिएंट है XBB.1.16 ओमिक्रॉन का, ये जनवरी में भी चल रहा था, पिछले वर्ष जनवरी में भी चल रहा था ये वाला, और इसमें यही देखा गया ज्यादातर जगहों पे कि ये संक्रामक तो है, लेकिन गंभीर रोग नहीं करता है, ऑक्सीजन की कमी नहीं देखने में आती है, अस्पताल में भर्ती होने का प्रतिशत न्यूनतम है, और मृत्यु भी न्यूनतम है। कुछ लोगों की हुई है, अब उन लोगों को हो सकता है कुछ कोमॉर्बिडिटी रही हो और जिसकी वजह से हो, तो उसकी वजह से मृत्यु हुई, और कोविड एज ए इंसिडेंटल हम बोलते हैं फाइंडिंग, उनमें मिल गया कि साहब इनको कोविड भी था। मेरी अपनी बड़ी बहन को अभी 1 महीने पहले खोया है मैंने, उनको भी गला बहुत खराब था, टेस्ट नहीं हुआ था, पता नहीं कोविड था या दूसरा फ्लू था, और वो
अपना सोई, दूध वगैरह पी के, 80 वर्ष उनकी उम्र थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, स्वस्थ थी, लेकिन उसके बाद उठी नहीं वो। तो अब ये बहुत कहना मुश्किल होता है कि मृत्यु किस वजह से हुई, कि क्या कोविड से हुई या ये स्वतः हार्ट लेकिन अटैक फिर हो भी गया। और कौन सी वो सिचुएशन होती है जब डॉक्टर का परीक्षण बेहद जरूरी हो जाता है, डॉक्टर को दिखाना कंपलसरी हो जाता है? इसमें मैं समझता हूं कि यदि आप 2-3 दिन में ठीक ना हो और बुखार तेज हो तो एक परामर्श कर लें और वीडियो कंसल्टेशन कर लें, अस्पताल जाने की भी आवश्यकता नहीं है। और बड़ा इसका साधारण कोई, देखिए उपचार तो वायरस का होता नहीं, कोई दवा है नहीं, उसमें आपको सिर दर्द है पैरासीटामोल लेनी है, बुखार है पैरासीटामोल लेनी है, आपको पानी खूब पीना है, नारियल पानी पीजिए, शिकंजी बना के पी लीजिए, अपना खाने का ध्यान रखें, प्रोटीन की मात्रा अच्छी मिलनी चाहिए जिससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे, कम ना हो। और फिर जो आयुर्वेदिक जो आयुष के जो कुछ परामर्श हैं, काढ़े वगैरह के, वो भी लोग बना के पीते हैं, उससे भी लाभ होता है गले में जब खराश होती है तो इसलिए कोई चिंता मेरे ख्याल से करना तो उचित है, थोड़ा सा डर भी होना चाहिए, लेकिन पैनिक जिसे कहते हैं, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करने की आवश्यकता है। यदि बचाव हम सब कर लेंगे अपना अपना तो बचे रहेंगे। और अगर मास्क लगाना ही तो एक है, और जब भी बाहर जाए मास्क लगा के जाए, फल खरीदने जा रहे हैं, सब्जी खरीदने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं या मॉल में घूमने जा रहे हैं, तो जब भी भीड़ वाले इलाके में है ज्यादातर मुंह पे मास्क लगाइए, और जब आपने खाना पीना है तो मास्क हटा दीजिए। तो जो आपका एक्सपोजर होगा वायरस को, बिल्कुल, जहां तक देखा जाए फर्स्ट वेव की बात करें या सेकेंड वेव की बात करें, कोरोना लहर की बात करें, तो लोग इतने तो अवेयर हो गए हैं कि उन्हें बेसिक चीज़ें जो हैं वो पता हो गई हैं कि मास्क लगाना ज़रूरी है, डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, पब्लिक प्लेस में जाना अवॉइड करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी अभी कुछ तबका ऐसा है जो इतना अवेयर नहीं है। उस लिहाज से भी बचाव के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखने की ज़रूरत है? जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनके लिए कितना ज़रूरी हो जाता है, और किस वर्ग एज को ये ज़्यादा प्रभावी करेगा? देखिए, ये प्रभाव तो किसी पे भी डाल सकता है, बच्चों पे भी, बड़ों पे भी। लेकिन बच्चों में अब जो कोविड हमने देखा पिछले 3 वर्षों में, इसका दुष्प्रभाव उतना नहीं पड़ा। कुछ बच्चों को हुआ गंभीर, बट वो बहुत कम थे। बड़ों में ही इसका, वयस्कों में ही ज्यादा असर हुआ और वरिष्ठ नागरिकों में ज्यादा नुकसान हुआ। 60 वर्ष से ऊपर तो होने को तो किसी को भी हो जाएगा, लेकिन होने के से बचने के लिए जो मास्क का प्रयोग है वो आपको 90-95% तक संक्रमण से बचा सकता है। और अगर मास्क लगाने के बाद भी संक्रमण होता भी है तो वो बहुत गंभीरता का नहीं होता। दूसरे, जिन लोगों ने टीकाकरण बिल्कुल नहीं कराया है वो लोग अपना टीकाकरण कराएं, और जिन लोगों ने प्रोटेक्शन डोज नहीं ली है वो प्रोटेक्शन डोज लें। ये हम लोगों का परामर्श है। इस बहाने से ये जो कोविड के केसेस में बढ़ोतरी हुई है, इससे कम से कम एक सबक तो लोग लें। जितना भी फायदा टीके का हो सकता है, टीका हो सकता है आपको संक्रमण से न बचा पाए, लेकिन अभी जब लगवाएंगे, लेकिन आगे आने वाले समय में ये लाभ करेगा। या अगर संक्रमण होगा तो उतनी गंभीरता नहीं होगी। ऐसा देखा गया कि जिन लोगों का टीकाकरण पूरा हो गया था, दूसरी लहर, पहली लहर में तो टीका था नहीं, दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट में जितना कहर हुआ, उसमें जिन लोगों को टीका लगा था उनको कोविड जो है वो कम गंभीरता का हुआ। मृत्यु दर उन लोगों में उन लोगों से कम थी जिन लोगों को टीका बिल्कुल नहीं लगा था। तो टीके का कुछ ना कुछ लाभ तो अवश्य है, इसलिए और उसका नुकसान नहीं है। बिल्कुल, एंटीबॉडी क्रिएट होती है तो जाहिर सी बात है नुकसान नहीं होगा। जैसा कि आपने कहा कि 95% संक्रमण से बचा जा सकता है अगर आप मास्क वेयर करते हैं। मास्क को लेकर भी एक चीज़ अहम हो जाती है, जैसा कि मार्केट में तरह तरह के मास्क मिलते हैं, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर। तो कौन सा मास्क हमें संक्रमण से ज़्यादा सुरक्षित रख सकता है? ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसी को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस तरीके से संक्रमण में इजाफा देखने को मिल रहा है
और इससे क्या सतर्कता बरती जाए कि हम इस संक्रमण से बच सकें, इसको लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। दर्शकों की राय भी इस मसले को लेकर बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि अगर देखा जाए कोरोना काल में बेसिक चीज़ों को सभी लोगों ने अपना लिया है, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो डिस्टेंस हो, और भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से भी बचते हैं। लेकिन बावजूद इसके जो मामले बढ़ रहे हैं तो और अवेयरनेस की ज़रूरत है। ये बात अलग है कि डॉक्टर हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पहले की अपेक्षा इतना घातक नहीं है, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, अवेयर रहने की ज़रूरत है। हमारे साथ लगातार पूर्व निदेशक एम्स के जुड़े हुए हैं डॉक्टर MC मिश्रा जी, आपके पास आएंगे। मास्क को लेकर हमारा सवाल था कि मार्केट में तरह तरह के मास्क आते हैं, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होगा जिससे संक्रमण से बचा जा सके? देखिए, मास्क के बारे में कौन सा लगाना है बताने से पहले मैं एक बात और कह दूं। मास्क लगाने का जो सबसे बड़ा लाभ है वो ये है कि आपका जो हाथ है जी, वो बार बार मुंह पे नहीं जाता है और आप संक्रमण नहीं फैला सकते, या आप किसी और को छुआ आपने, जैसे बहुत कोविड के दौरान ये भ्रांतियां भी बहुत थी कि साहब लिफ्ट का बटन दबा दिया या दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया या कोई सामान कोई डिलीवर करके गया उसको छू लिया, क्या उससे संक्रमण हो जाएगा, अखबार वाले से हो जाएगा। बहुत ज्यादा ऑब्सेशन था, बहुत ज्यादा भ्रांतियां थी। तो अगर मास्क लगा हुआ है, किसी से हाथ मिला लिया आपने, उसके बाद अपने मुंह पे हाथ फेर लिया, अच्छा मान लो उसको संक्रमण रहा हो, उसने अपने मुंह पे हाथ फेरा, फिर आपसे हाथ मिला लिया, तो वायरस आपके भी लग जाएगा। तो ये करने के लिए आप अगर मास्क लगा होगा आपके चेहरे पे तो मुंह पे हाथ नहीं फेंको। ज्यादातर जो ये वायरस है ये आपके नाक से एंटर करता है जब हम सांस लेते हैं जी, और गले में जाके चिपक गया ये और वहां पे खराश करी इसने, फिर आपको रनिंग नोज होगा, फिर ये शरीर में जाएगा तो बुखार करेगा, सिर दर्द करेगा, बदन दर्द करेगा, स्मेल चली जाएगी, तो ये सब होता है। इसलिए मास्क लगाने के कोलेटरल बेनिफिट्स बहुत हैं। दूसरे, किसी भी मास्क को आप लगाइए, वो मास्क न लगाने से बेहतर है। यदि आप N95 मास्क आप ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो N95 मास्क अच्छा है, वो फिल्टर आउट कर देगा। मास्क का दूसरा कोलेटरल बेनिफिट, एक और साथ में जो लाभ होता है, वो आपको प्रदूषण से भी बचाता है। तो क्योंकि प्रदूषण से भी हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। भारत में सभी शहरों में प्रदूषण है और प्रदूषण की जो मात्रा है वो अधिक होती है, उससे हम लोगों के फेफड़ों पे भी असर पड़ता है, उससे पूरे शरीर पे असर पड़ता है, हार्ट अटैक बढ़ जाता है पोल्यूशन की वजह से सर्दियों में। तो आप सर, आपके पास वापस लौटते हैं। एक दर्शक झांसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रकाश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं प्रकाश जी। आदरणीय मैडम, आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहते हैं, वैक्सीन लगवाने के बाद तकलीफें क्यों पैदा हो रही हैं, किडनी में, लीवर में, कैसा क्या है? जी बिल्कुल, शुक्रिया सवाल पूछने के लिए। MC मिश्रा जी, आपके पास आएंगे। ये दर्शक का सवाल है कि वैक्सीन लगवाने के बाद से कई तरीके की दिक्कतें सामने आ रही हैं, चाहे किडनी की समस्या हो, लीवर की समस्या हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ऐसा क्यों? ये तथ्य नहीं है, ये भी भ्रांति है जी। ये इसलिए भ्रांति है, होता क्या है कि वैक्सीन लगवाई फिर आपने एक्सीडेंट हो गया आपका, अब आपका ऐसा वैक्सीन लगवाई इसलिए एक्सीडेंट हो गया, तो ये तथ्य नहीं है। उनको वैक्सीन लगाने से पहले ही समस्या होगी जिसका जांच नहीं हुआ, और वैक्सीन के बाद आपने थोड़ा अपने ऊपर ध्यान ज्यादा दिया और फिर ये पता लगा आपको ये भी समस्या है। वैक्सीन से कोई गुर्दा खराब नहीं होता, कोई लिवर खराब नहीं होता, कोई और समस्या नहीं होती। केवल जो ये फाइजर वाली वैक्सीन थी, ये कुछ यूरोप में ऐसी रिपोर्ट आई थी कि क्लॉटिंग का कुछ समस्या आई थी, लेकिन भारत में हमने वो भी नहीं देखा। हमारी जो भी दोनों वैक्सीन थी, सबसे ज्यादा तो कोविशील्ड लगी सीरम इंस्टीट्यूट की, फिर भारत बायोटेक की लगी और बहुत सारी वैक्सीन लगी। मैंने तो लगभग सभी वैक्सीन लगवाई हुई है, कोवैक्सीन भी लगवाई है, कोविशील्ड भी लगवाई है और फाइजर भी लगवाई है। तो आप समझ सकते हैं कि वैक्सीन से हो सकता है लाभ ना हो, लेकिन नुकसान कोई नहीं होगा। ये मैं इन दर्शक को कहना चाहता हूं कि वैक्सीन से मत जोड़िए किसी भी चीज को। अब आपको ठोकर लग गई, वैक्सीन लगवा के बाहर निकल रहे हैं, आपके साथ वैक्सीन लगवाई
इसलिए ठोकर लग गई हमको, हम गिर गए, हमारे हड्डी टूट गई, तो वैक्सीन की वजह से थोड़ी टूटी है वो। बिल्कुल, तो ये वैक्सीन धारणा लगवाना गलत। मतलब बॉडी को प्रोटेक्शन मिल जाता है, एंटीबॉडी क्रिएट हो जाती है, लेकिन ये भ्रांति है महज। इससे सच्चाई का कोई लेना देना नहीं है कि किडनी और लीवर से संबंधित वैक्सीन लगवाने के बाद बीमारियां हो जाएंगी। हमारे साथ डॉक्टर गौतम सिंह भी जुड़ चुके हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं IMA के। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर गौतम जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए, कोरोना का एक डर फिर से सताने लगा है, इसको लेकर क्या क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है और किस एज वर्ग के लिए ये कितना घातक साबित होगा? देखिए, सबसे पहले तो जो है वो सावधानी बरतने की जो है वो जरूरत बहुत ज्यादा है जी। जहाँ पे हम अपने आप को जो है इस बीमारी से बचा सकते हैं या किसी दूसरे को इस बीमारी से बचा सकते हैं, वो चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है, आवश्यक होती है। और कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हमारी जनता इतनी एजुकेटेड रहे। जी। जनता इस चीज में ध्यान रखे कि अपने आप को बचाना या किसी दूसरे को बचाना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे जरूरी चीज क्या हो जाती है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारे को कोई सिम्टम जैसे आ रहे हैं जिसमें हमारे को लग रहा है कि कोरोना हो, सबसे पहले जो है वो अपने आप को जो है अलग कर लेना और ये निश्चित करना कि हमारे से हमारे परिवार के दूसरे या हमारे मित्रगण जो हैं वो बीमार ना पड़े। तो ये एक बहुत आवश्यक चीज हो जाती है, जो कहीं ना कहीं जो है वो लोग आजकल इसको नहीं कर रहे। वो कहते हैं कोई बात नहीं, चलो अगर हो गया कोई बात नहीं, ये तो माइल्ड है। क्योंकि मोस्टली आजकल सर, आपके पास वापस लौटेंगे। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, गिरीश शुक्ला जी कानपुर से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इस समय अशांत है बहुत ज्यादा। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तब भी महामारियां फैली थी। लोगों का ऐसा कहना है कि ये जो राष्ट्राध्यक्ष है दुश्मनी निकालने के लिए दूसरे देश में महामारियां फैलाते हैं। चाहे कुछ भी स्थिति हो, संसार की स्थिति का स्टडी करने के बाद भारत सरकार और प्रांतीय सरकार इस बात के इंतजाम कर लें कि हमें अब महामारियों से सदैव लड़ना ही है और ये विश्व अब आगे काफी वर्षों तक शांत होगा नहीं। तो हमें सारे इंतजाम, इनके लिए वैक्सीनें, इनके लिए दवाइयां, इसके लिए ट्रेड मेडिकल प्रैक्टिशनर, सारी व्यवस्थाएं हमें बनाकर रखनी है और हमें अपना जीवन बना लेना है। जैसे हम रोज महामारी से लड़ रहे हैं तब तो हम जीत पाएंगे, अन्यथा ऐसे रोज हम परेशान होते रहेंगे और हम विजयी नहीं हो सकेंगे, हारे हुए व्यक्ति की बिल्कुल जीवन जिएंगे। सिस्टम को मजबूत होने की जरूरत है। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। आपके पास वापस लौटेंगे डॉक्टर गौतम जी। देखा जाए तो दर्शकों की राय है कि संक्रमण से हम कभी निजात नहीं पाएंगे। एक चुनौती भी है और इस चुनौती से निपटने के लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। से ले लेते हैं कि अगर हो गया तो कोई बात नहीं, चलो जी। हम पिछली बार भी सही हो गए थे, इस बार भी सही हो गए, अगली बार भी होगा तो अगली बार भी सही हो जाएंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि कब इसका जो है वो कीटाणु हमारे को कब कितना घातक हो सकता है। इसलिए हर बार हमारे को जो है वो अपना बचाव करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली जब हम एटलीस्ट हाई रिस्क एरियाज में जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ है, या मान लीजिए हम ऐसी जगह जा रहे हैं जो हॉस्पिटल एरिया ही है, अगर हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं या तो कम से कम हमें अपना सावधान बरतना चाहिए। ऐसे समय में मास्क पहन के जाएं, हम जो है वो ये देखें कि हम अपने हाथ को सैनिटाइज करें। अगर हम बाहर से घर में आते हैं तो हाथ धो के जो है हम कोई भी चीज को जो है वो खाएं या अपने हाथ को अपने मुंह पे लगाएं। तो इन चीजों की सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। और अगर कोई हमारे को छोटा मोटा सिम्टम हो रहा है तो ऐसे समय में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को आइसोलेट कर दें, जिससे कम से कम हमारे से ये आगे ना बढ़े। अब हम ये कहते हैं कि ये साधारण वायरल होगा, मैं कहता हूँ साधारण वायरल भी तो ऐसे ही फैलता है। हम साधारण वायरल को भी जो है वो फैलने से रोके। अगर हम मास्क जो है वो उस टाइम पे नहीं पहन रहे जब हमारे को इन्फेक्शन नहीं है, तो कम से कम जब हमें इन्फेक्शन लग रहा है उस टाइम पे पहन ले कि कम से कम हमारे से किसी दूसरे को ना फैले। तो ये जरूरी चीज ये हो जाती है कि हमारे को ये देखना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी कहाँ पे है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि मैं अपने आप को भी बीमार होने से रोकूं और मेरे से कोई दूसरा बीमार ना हो पाए। तो जब हम ये अपनी ये ड्यूअल जिम्मेदारी को समझ जाएंगे तो हम डेफिनेटली इससे जो है संकट से बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल। ये बात सच है कि कोविड वैक्सीन आने के बाद जो है कहीं ना कहीं इसकी मारने की क्षमता या इसकी अधिक जो ना बिल्कुल ज्यादा बीमार करने की क्षमता जो है इस वायरस की कम हुई है। थोड़ा मेडिकल साइंस भी जो है वो बेनिफिट करी है, कुछ हमारे बॉडी के अंदर भी जो है वो इम्यूनिटी डेवलप हुई है।
तो अब जिन लोगों को रिपीटेडली जो है वो कोविड हो रहा है, तो ये हम देखते जा रहे हैं कि कम 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 हो रहा है। मगर मैं ये कहता हूं, अगर आपको कोविड हो तो पूरे हिंदुस्तान में आखिरी व्यक्ति आपको जिसको हो, ऐसी अपनी जो है वो चाल चलन रखो, ऐसी अपनी सेफ्टी रखो, जिससे कि हम बिल्कुल, अपने क्या आप को बात है, ये सतर्क रहने के लिए बेहद अहम बात कही है आपने। हमारे साथ डॉक्टर नीरज जी भी जुड़ चुके हैं, HNMC बालरोग विशेषज्ञ हैं। स्वागत है आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। उससे पहले आपके पास आए एक दर्शक जुड़े हुए हैं, ज्ञानेश जी जुड़े हुए हैं झांसी से। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। मेरा ये राय है कि आप खाली पेट ना निकलिए। कहीं भी जाते आप खाली पेट जाओगे तो आपको बीमारी तो लगना ऑटोमेटिक। यू डोंट, आपको ये नहीं मालूम सामने वाले को क्या बीमारी है। बिल्कुल, खाली पेट नहीं निकलना चाहिए, ये बात भी है हमें। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। आपके पास आएंगे डॉक्टर नीरज जी, बालरोग विशेषज्ञ हैं, तो अगर देखा जाए बच्चों को लेकर कितनी एहतियात बरतने की जरूरत है? बिल्कुल, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। आप सभी को नमस्कार मेरा। बच्चों में कोविड रिस्क पर रहते हैं। जो बच्चे मालनरिश्ड हैं और जो बच्चे कोमॉर्बिड हैं, जिनको कोई इलनेस है, कार्डियक डिजीज है या ब्रोंकियल अस्थमा है या फिर जो है रेस्पिरेटरी कोई कंजेनाइटल एनोमलीज है, ठीक है, तो ऐसे बच्चे ज्यादा रिस्क पर रहते हैं। डायबिटीज है, कुछ बच्चों को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती है, ऐसे बच्चे रिस्क पर रहते हैं। लेकिन जो देखा गया है कि कोविड में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। यूजुअली बच्चों को एक आध 2 दिन हाई ग्रेड फीवर आता है, कुछ बच्चे सर्दी जुकाम से ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसमें बच्चों में जो देखा गया है, एक पोस्ट इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेशन काफी ज्यादा होते हैं। उसमें जो है बच्चे को सांस लेने में दिक्कत, हाई ग्रेड फीवर, MIR बोला जाता है, वो ज्यादा होने का चांस रहता है। तो उसमें इम्यूनोग्लोबिन का रोल है। और क्योंकि 12 साल से बच्चों के ऊपर तो वैक्सीन लग गई है, लेकिन 12 साल के नीचे अभी वैक्सीन उपलब्ध नहीं हुई है, ठीक है। तो इसमें जो देखा गया है कि बच्चे यूजुअली इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और कोविड लेकिन डॉक्टर नीरज जी, ये कहा भी जाता है कि जो 5 से 6 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग होता है? क्या ऐसे जो संक्रमण होते हैं वो इफेक्ट करते हैं? देखो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग तो नहीं होता इनका, ठीक है, लेकिन जो कोविड है, कोविड से संघर्ष करने की क्षमता बच्चों में कंपैरेटिव ज्यादा होती है और इन्फेक्शन से। जी। तो इसमें जो है ये अच्छी बात है, क्योंकि कोविड में काफी बच्चे प्रभावित हुए। जो परिवार में कोविड हुआ उनके बच्चे सभी प्रभावित हुए। लेकिन जो देखा गया है कि मोर्टेलिटी काफी कम हुई है बच्चों में। जी। जो नियोनेट जिनकी मदर्स को जो प्रेगनेंसी के दौरान कोविड हुआ था, ठीक है, तो जो नियोनेट कोविड से प्रभावित हुए उनमें भी मोर्टेलिटी काफी कम हुई है कंपैरेटिव एडल्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चे हैं, जो नवजात शिशु हैं या इन्फेंट एज ग्रुप है या जो है किड एज ग्रुप है, तो इसमें जो है ना कि कोविड से लड़ने की क्षमता अच्छी है और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और इसमें क्योंकि मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन इसमें इन्फेक्शन ऑलरेडी एक्वायर कर चुके हैं, तो उसमें जो है ना इन्फेक्शन ऑलरेडी एंटीबॉडी बन चुके हैं। तो अगर एंटीबॉडी बन जाते हैं एक बार, तो दोबारा एंटीबॉडी बनने बहुत जल्दी दोबारा इन्फेक्शन होता है। आपके पास वापस लौटेंगे डॉक्टर नीरज जी। एक दर्शक कानपुर से जुड़ी हुई हैं, राधा जी। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकती हैं। ऐसा है कि मेरी एक बच्ची है 10 साल की जी। उसको पहले पूरे बोन में हल्का हल्का दर्द होता था, फिर मैंने उनको दवाई दिलाई तो बोन की दर्द से तो ठीक हो गई, लेकिन उसको कहीं ना कहीं बैक बोन में रीढ़ की हड्डियों में प्रॉब्लम आने लगी। अब मैं रीढ़ की हड्डी की जैसे स्पेशलिस्ट को दिखा रही हूँ, तो दवा तो वो दे रहे हैं, लेकिन उसको अब ब्लीडिंग वगैरह आने लग रही, पेट में पेन होने लगा है बहुत तेज से। तो सर मैं इसके बारे में ये जानना चाहती हूँ कि इसके लिए क्या मतलब, ये सब तो ऐसा कुछ नहीं कि वायरस के कारण ऐसा हो रहा हो?
जी, शुक्रिया सवाल पूछने के लिए राधा जी। डॉक्टर नीरज जी, क्योंकि आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं तो ये सवाल सीधा दर्शक का आपसे था कि बोन में, रीढ़ की हड्डी में हालांकि इलाज कराया जा रहा है, बावजूद इसके कई तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, तो ये कहीं संक्रमण का इफेक्ट तो नहीं है? नहीं, कोविड से इसका कोई रिलेशन नहीं है। इनको या तो सैक्रियो एलियाइटिस होगी या फिर जो है ना कॉक्स वगैरह की दिक्कत होगी, ठीक है ना। ये ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिर जो है न्यूरो सर्जन को दिखाएं, इनकी डायग्नोसिस बने पहले, और ये दिक्कत वैसी दिक्कत नहीं है कोई, ठीक है। जी, एम्स से हमारे साथ डॉक्टर MC मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, आपसे भी यही सवाल पूछते हैं कि क्या संक्रमण से रिलेटेड इसे संक्रमण से जोड़कर देखा जा सकता है? जैसे कि एक दर्शक का सवाल है कि बोन में दिक्कत होने की वजह से, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत होने की वजह से हालांकि इलाज भी कराया जा रहा है, फिर भी दिक्कत और ज्यादा बढ़ रही है इलाज के बावजूद। नहीं, इनको आई थिंक एक बच्चों के जो चिकित्सक हैं उनसे परामर्श करना चाहिए, जो वो कर भी रहे हैं। ये वायरस से रिलेटेड नहीं लगता है, क्योंकि कोई बुखार नहीं है जी। और बच्चों में कई बार पेट का इन्फेक्शन दूसरे कारणों से भी हो जाता है। वो देखना चाहिए कि पानी जो बच्चा पीता है या पीती है वो पानी साफ होना चाहिए, और पानी का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता हम सबको ही है, बच्चों को और ज्यादा है, क्योंकि बच्चों में जैसे अभी बात हुई कि प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है, तो कोई भी संक्रमण पानी के द्वारा चला जाता है। कई बार हेपेटाइटिस भी हो जाती है, टाइफाइड भी हो जाता है। पानी अगर साफ न हो पीने वाला जो हम पीते हैं, और कहीं भी उसमें मिलावट है, तो उससे नुकसान होता है। तो इसका भी ध्यान रखें, और बाकी जो वो अपना उपचार करा रहे हैं चिकित्सक से, उसको रखें और फिर बाल चिकित्सक से मिलते रहें, तो मैं समझता हूँ ठीक हो जाएगी बच्ची। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर VN त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व DGME हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर VN त्रिपाठी जी, आपके पास ही आएंगे। कोरोना को लेकर कितना सजग और कितना सतर्क रहने की जरूरत है? मैडम, जैसा कि अभी हमारे साथी विशेषज्ञ बता रहे थे, कोरोना से बिल्कुल वैसे ही सतर्कता की जरूरत है, कमोवेश, जो हमारी सेकंड थर्ड में थी, सेकंड में थी या फर्स्ट में थी। लेकिन अफसोस की बात है, जैसा आपने भी कहा है, कि लोग बिल्कुल भूल गए। अभी मैं एक सीरियस पेशेंट देख रहा था, मैंने कहा मास्क पहन लीजिए भैया, तो ही वॉज नॉट पर्टिकुलर, मतलब वो बिल्कुल ही, मैं आपको क्या बताऊं, ऐसा तो हमने कभी सुना देखा नहीं। जबकि मैं अब आपके दर्शकों को बता दूं, हमेशा मास्क के साथ रहता हूं। ये हमने अपनी ड्रेस का एक पार्ट बना लिया है मैडम, और यही मैं चाहता हूं। लेकिन जनता इज नॉट केयरिंग। जनता को कोई मतलब नहीं मास्क से, जनता को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से कोई मतलब नहीं। और मुझे ऐसा लगता है ओवर कॉन्फिडेंस, लापरवाही के चलते ऐसा हो रहा है। इसीलिए जो इस वेरिएंट का फैलाव बड़ी तेजी से हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि पिछले एक साल के अंदर जितने केसेस नहीं थे वो अब हो रहे हैं। जी। तो जनता को जागरूक रहना है, कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है, अनुरूप बिहेवियर, उसका पालन करना है, हाथों को धोते रहना, साफ करते, और भीड़ भाड़ से बचे। और जनता इसका उल्टा पुल्टा कर रही है। तो मुझे बड़ा दुख है, दर्द है कि जनता मेरी सुनी नहीं रही। अभी पेरेंट्स आए मैडम, मैंने कहा मास्क पहन लीजिए। बिल्कुल, जागरूक करने का प्रयास तो लगातार किया जा रहा है, हमारी तरफ से भी, आपकी भी तरफ से, और इसीलिए हम इस पैनल के साथ चर्चा कर रहे हैं ताकि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके। और दर्शक भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के द्वारा बताई जाती हैं बचाव के लिहाज से, तो उन्हें अपनाकर सुरक्षित अपने आप को किया जा सकता है। आपके पास आएंगे डॉक्टर गौतम सिंह जी। अगर देखा जाए, एक भ्रांति ये भी है कि अल्कोहल, कोरोना काल में देखा बहुत सारे लोग ऐसे दिखे मुझे जिनका ये मानना था कि अगर कोरोना से बचना है तो अल्कोहल ले लीजिए। तो क्या अल्कोहल ये बचाव है कोरोना से बचने का, या महज भ्रांति है, वहम है? गौतम जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करिएगा।
हाँ जी, मैं सुन जी ये कहता हूँ कि डेफिनेटली हमने ये देखा कि अल्कोहल जो सॉल्वेंट है ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, और जब हम इसको यूज करते हैं किसी सरफेस के ऊपर या अपने हाथ के ऊपर या अपने बॉडी के सरफेस के ऊपर, तो इससे जो है वो डेफिनेटली जो ये वायरस होता है उस वायरस की डेथ हो जाती है, या उस वायरस को जो है वो आगे अपने मल्टीप्लिकेशन करने लायक नहीं रहता है। मगर ये वायरस जब हमारे बॉडी के अंदर जो है हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है तो ये अपने रिसेप्टर्स से जो है वो अटैच हो जाता है, अपना आरएनए रिसेप्टर्स के अंदर छोड़ देता है। उस समय पे अगर हम इसके ऊपर जो है वो अल्कोहल का कुछ यूज करते हैं तो उसका कोई वो नहीं होता। बाकी ये अगर हम ये देखें तो ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, हमारे नाक सांस, अगर इसके अंदर जो है वो अल्कोहल जा रही है तो थ्योरेटिकली हम ये कह सकते हैं कि इससे जो है वो थोड़ा सा बेटर होगा। मगर ये जो लवली लवली लोग लगा लेते हैं, अगर हम ये सोचे कि इससे जो है वो गला सही हो जाएगा और ये सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो ये तो एक वो कहते हैं ना, जो पीने वाले होते हैं वो तो अपना बहाना चाहिए। लेते हैं। बिल्कुल। तो वीरेंद्र त्रिपाठी जी इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? किस चीज से? इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? वीरेंद्र त्रिपाठी जी आपके पास आएंगे। अल्कोहल, जो सवाल मेरा गौतम जी से था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अल्कोहल से या जो वो आपका ये है हमारा सैनिटाइजर, इस अल्कोहल से हाथों को ठीक से रगड़ते रहना तो ठीक है, मगर जो पीने की बात है वो कतई इत्तेफाक नहीं रखते। इससे कोई फायदा नहीं, ना इससे वायरस मरेगा, और ये एक भ्रांति है, एक गलत, एक तरह का क्या कहते हैं, हमारे डॉक्टर नीरज सहमत होंगे, नीरज टुकरिया पुराण कहते हैं, मैनपुरी में क्या कहते हैं इसको, कुछ ऐसे ही कहते हैं, किंवदंती है, अंधविश्वास है। अल्कोहल पीने से कोई नहीं है। अल्कोहल युक्त जो डिसइंफेक्टेंट है इसको लगाने से फायदा है, पीने से कोई कोरोना से बचाव नहीं, किसी बीमारी से बचाव नहीं, उल्टे बीमारियां होने के चांस रहा है, चाहे पेप्टिक अल्सर हो या आपका ये हेपेटाइटिस हो या और भी सोशियो मेडिकल प्रॉब्लम हो। तो अल्कोहल का प्रयोग कतई जायज नहीं है, ना करना चाहिए जी। बिल्कुल। आपके पास आएंगे डॉक्टर नीरज जी, इसके बाद डॉक्टर MC मिश्रा जी आपके पास आएंगे। हालांकि अल्कोहल जो लोग ये बहाना भी था या वाकई ऐसा मान रहे थे कि ऐसा हो भी सकता है, कोरोना से बचा जा सकता है, तो ये बिल्कुल निराधार है। जैसा कि पैनल में हमारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि अल्कोहल पीने से कोरोना से नहीं बचा जा सकता। सैनिटाइज़र वाला अल्कोहल, अगर आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूर लगाया जाए तो आप बच जाएंगे, लेकिन पीने से इसका कोई असर नहीं होने वाला। नीरज जी आपके पास आएंगे। बच्चे, अगर देखा जाए बच्चों को लेकर भी एक सतर्कता देखने को मिल रही, जो पेरेंट्स हैं, कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है तो उनको भी डर सताने लगा है कि बच्चों को लेकर क्या क्या सावधानियाँ बरतें, और इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या ऐसा खिलाएं उन्हें, खान पान में कितना ध्यान देने की जरूरत है? अनम्यूट करिएगा नीरज जी। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने जी। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, मिल पा रही है। अगर जो है ना बच्चों को, मदर पेरेंट्स काफी एंशियस होते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़े, बच्चों को क्या खिलाया जाए, तो इसमें सीधा सा है कि फ्रेश फ्रूट्स खिलाएं, जिसमें वो फ्रूट्स ज्यादा चुनें जिनमें विटामिन C रिच हो। कुछ इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग एजेंट होते हैं, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं, जैसे जिंक है और विटामिन C, नींबू, संतरा, ये सारी चीजें ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो देखा गया है कि जो बच्चे न्यूट्रिशन अच्छा लेते हैं, डाइट अच्छी लेते हैं, तो ऐसे बच्चों में यूजुअली इन्फेक्शन ज्यादा जोर से नहीं होता है, क्योंकि उसमें बच्चों की बॉडी में इम्यूनिटी, कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता अच्छी होती है, संघर्ष करने की क्षमता अच्छी होती है। तो बच्चे को न्यूट्रिशियस डाइट दें जिसमें प्रॉपर प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का मात्रा गाइडलाइन के अनुसार होना चाहिए, और इससे जो है बच्चा को ये इन्फेक्शन ज्यादा नहीं होंगे। विटामिन C प्रचुर मात्रा में लें, क्योंकि विटामिन C कोई स्टोरेज नहीं होता, अगर ज्यादा भी चला जाएगा तो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो इसमें विटामिन C एक इम्यूनिटी इंप्रूव करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है,
और ये एपिथेलियल सेल की ग्रोथ, अगर गले में इन्फेक्शन होता है वहाँ एपिथेलियम को इन्फेक्ट करता है तो गले में खराश और गला खराब हो जाता है, तो उसको हील करने में अच्छा मदद करता है। बिल्कुल, आपके पास वापस लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा से बड़ी खबर मिल रही है। कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं, कोविड-19 की नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। बड़ी खबर, तो 114 नए मामले दर्ज किए गए हैं। गुरुवार को दिल्ली से सटे होने के कारण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सार्वजनिक और निजी स्थानों में मास्क बेहद जरूरी है। ग्रेटर नोएडा में कोविड-19 को लेकर ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और लगातार जो पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, मास्क को बेहद जरूरी बताया गया है। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी आपके पास आएंगे क्योंकि आप थोड़ा देर से जुड़े। अब ये नई गाइडलाइंस सामने आ रही हैं, नोएडा से बड़ी खबर, गाइडलाइंस का पालन कितनी सख्ती के साथ किया जाना चाहिए? मास्क जैसा कि आप बता रहे हैं कि बेहद जरूरी है। बिल्कुल मैडम, जो गाइडलाइंस आई हैं ये दिशा निर्देश होते हैं जी, और ये जनहित में रख करके और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सरकार होने के नाते शासन प्रशासन इसको जारी करता है जनहित में, और हम सबका ये कर्तव्य है कि इनका 100% पालन किया जाए, जिससे कि फर्दर फैलाव को रोका जाए। जैसा कि हमारे और भी विशेषज्ञ लोगों ने बताया, डॉक्टर नीरज ने बताया, डॉक्टर गौतम ने बताया और डॉक्टर मिश्रा साहब ने भी बताया, मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ कि इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि किसको होगा किसको नहीं होगा, और गाइडलाइंस में जैसे कि बिना मास्क के भीड़ भाड़ वाली जगह या पब्लिक प्लेस में नहीं जाना है। मैं फिर कह रहा हूँ आपके माध्यम से, कम से दर्जनों बार मैंने कहा, मैंने इसको अपनी ड्रेस का, मैडम, पोशाक का एक अंग बना लिया। तो कई बार तो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आपको मेनिया हो गया क्या? हमने कहा नहीं, एक तो मैं डॉक्टर हूँ, दूसरा ये मैसेज लोगों पे जाता है कि डॉक्टर साहब मास्क पहन रहे, दूसरा ये कि भीड़ भाड़ वाली जगह फैलाव इस वेरिएंट का बहुत तेजी से होता मैडम। एक अगर पॉजिटिव है वो विद इन फ्यू आवर्स वो दर्जनों लोगों को फैला सकता है, और खासकर ऐसे लोग, छोटे बच्चे, सीनियर सिटीजन 60 से ऊपर, गर्भवती माताएं और किसी और बीमारी से पीड़ित जैसे कि सीओपीडी, एस्थमा, कैंसर, हार्ट डिजीज इत्यादि, डायबिटीज जिनकी अनकंट्रोल्ड है, ऐसे लोगों को ज्यादा खतरा है। इसके बाद जो पब्लिक ये कहती है मैं तो टीका लगवा चुका, मुझे होगा नहीं, उनको मेरा ये संदेश है कि टीका लगाने के बाद भी कोरोना का खतरा कम हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल, तरह तरह के वेरिएंट हैं, 1.5 साल में इम्यूनिटी कम हो जाती टीका करने के बाद, इसलिए प्रोटेक्शन डोज लें, खुद प्रोटेक्ट रहें, और शासन प्रशासन की जो गाइडलाइंस हैं उनका अनुपालन करें। मास्क लगाएं भीड़ भाड़ वाली जगह में, अस्पताल, सरकारी, प्राइवेट, पैरामेडिक, ये सब यूज करें। तीसरा, प्रोटेक्शन डोज लें। चौथा, सैनिटाइजर या हाथ धोते रहे। और पांचवा, अपना जो इम्यूनिटी है वो बढ़ाएं। जैसे डॉक्टर नीरज ने बहुत अच्छा बताया कि खान पान का सही जरूरत रखते हैं, पानी पिएं, प्रोटीन लें, अगर अफोर्ड से कर सके तो ड्राई फ्रूट लें, अंडे वाले अंडा खाएं, दालें लें, फल लें, और ये सीजनल अपनी सब्जियां लें। और दूसरा ये कि अगर विटामिन डी है तो धूप में बैठ के उसको लें। कहने का तात्पर्य है खुद बचें, शासकीय निर्देशों का पालन करें, गाइडलाइंस का, और अगर हो जाता है तेज बुखार के साथ गले में दर्द, खांसी, जुकाम, तो लापरवाही न करें, मास्क का प्रयोग करें, आइसोलेट हो जाएं और कोरोना की जांच जरूर करवाएं। पॉजिटिव है तो सरकारी गाइडलाइन, डॉक्टर का अनुपालन करें, अगर नेगेटिव है तब भी 5 दिन मास्क लगा के आइसोलेट हो जाए। जी बिल्कुल, जो बचाव हैं, जो ज़रूरी गाइडलाइंस हैं, उनका सख्ती से पालन करना, क्योंकि डॉक्टर्स का जो पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है लगातार उन गाइडलाइंस का जिक्र बार बार हो रहा है, तो मुझे लगता है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं इसे थोड़ा सा गंभीरता से लिया भी जाना चाहिए। हालांकि दर्शक जो जुड़ते हैं वो जिस तरीके से सवाल पूछते हैं तो लगता है वो अवेयर हैं, लेकिन अभी और भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। कोरोना से डरने की बजाय हम सतर्कता दिखाएं तो मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी होगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीरज जी, आपका भी
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौतम सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर MC मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर VN त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज़ में ये कीमती समय देने के लिए और जनता को अवेयर करने के लिए, क्योंकि कोरोना को लेकर ये जनहित में ये मुद्दा इसीलिए उठाया गया ताकि आम जनता को अवेयर किया जा सके, और जनता भी अवेयर है तभी वो हमारे साथ जुड़ती है और अपनी अहम राय और सवाल साझा करती है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।